सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है इंडिया के दो ऐसे बेस्ट सेक्टर, दो ऐसे बेस्ट थीम के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए क्या है। शायद इसका अंदाज़ा अभी तक आपको हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से रियलाइज़ हो जाएगा कि आखिर इंडिया के लिए इन दोनों सेक्टर का ग्रो करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम उन दोनों सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। पहले सेक्टर को अगर मैं बात करूं तो मैं अगर ये कह दूं कि आने वाला 4 से 5-6 सालों के बाद इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेगा तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। बिल्कुल इंडिया की इकोनॉमी जो है उसकी बैकबोन की तरह ये वर्क करेगा, ऐसा भी अगर मैं कहूँ तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। और दूसरा जो सेक्टर होने वाला है, दूसरा सेक्टर उसका भी जो ग्रोथ है वो डायरेक्ट इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ बिल्कुल रिलेट करता है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही सेक्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, और उसे शॉर्टकट में और कुछ अल्फाजों में अगर कहने की कोशिश किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको मैं आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आने वाले जो 4-5-6 साल होने वाले हैं या 10 साल होने वाले हैं उनमें इन दोनों सेक्टर्स के ग्रोथ के कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इंडिया के लिए। और इंडिया के अंदर इन दोनों सेक्टर के ऊपर फोकस करना, यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको वीडियो में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप बिल्कुल नाम अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूँ पूरे वीडियो देखते देखते उसकी खासियत क्या है आपको जब समझ में आएगी ना तो बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, और तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो यकीनन सर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को सर प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। देखिए बहुत ही मेहनतों के साथ हम आपके लिए कॉन्टेंट रिसर्च करते हैं और सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ और मेरी टीम भी नहीं है, और अभी छोटा चैनल है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक जा सके। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। सर जिस सेक्टर के बारे में हम पहले बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ये कहा है कि आने वाले 5 साल 10 साल के बाद वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये कुछ गलत नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात वो बैकबोन की तरह है, और उस सेक्टर का नाम है बैंकिंग। देखिए एक बात, सिंपल सी बात, यहाँ पर 2 फैक्टर जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहता हूं। सबसे पहले आप देखिए, चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम करें, किसी भी सेक्टर की कंपनी खोलें, किसी भी सेक्टर में आप बिजनेस करें या किसी भी सेक्टर में आप जॉब करें, चाहे वो डिफेंस हो, एनर्जी हो, एफएमसीजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके अलावा कंजप्शन हो, कहीं पर भी आप ले लीजिए, कहीं पर भी जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत इजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा लॉजिक यहाँ पर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चीज़ है जिसे आप इजीली समझ सकते हो। कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में आपके काम करने के, आपके प्रोफेशन के जो भी तरीके हैं, चाहे आप एम्प्लॉय के रूप में करें या फिर एक मैनेजर या फिर एक मालिक के रूप में आप काम करें, जैसे भी काम करें, आपको बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर लेन देन की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह पे पैसे की ज़रूरत है और पैसे के लिए बैंकिंग की ज़रूरत है। तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर हो जाता है जो आने वाला कुछ सालों में इंडिया का एक बेस्ट सेक्टर माना जाएगा। ये अभी भी माना जा रहा है और आने वाला टाइम में भी माना जाएगा, ये बात श्योर है। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैं कहता हूं कि आप कहीं पर भी ले लीजिए, जिसका मैंने नाम नहीं लिया है, जिसका मैंने नाम लिया है उसके अलावा जो आपके मन में आ रहा है, हर जगह पे पैसे की ज़रूरत है। यहाँ तक कि आम पब्लिक को पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पर भी बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सुविधा तो बैंक ही प्रोवाइड करता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ये सुविधा तो बैंक ही प्रोवाइड करता है ना। तो ये पहली चीज़ हो गई। अब देखिए बैंकिंग सेक्टर को यकीनन जिसने यहाँ तक ये वीडियो छोड़ दिया वो तो काफ़ी पछताएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर के जो 2 फैक्टर हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए लायबिलिटीज़ यानी कर्ज को हम क्या समझते हैं, अपने पर्सनल ज़िंदगी की अगर हम बात करें या फिर आप अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर अपने पर्सनल ज़िंदगी को लेकर बात करें और वहाँ पर अगर लायबिलिटीज़ की बात आती है, कर्ज की बात आती है, तो वहाँ पर क्या समझाता जाता है,
कर्ज को बुरा माना जाता है, कर्ज को अच्छा नहीं समझा जाता है। अगर हम किसी कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि भाई इसके प्रॉफिट कितने हैं, नेट प्रॉफिट कितने हैं, इसके रेवेन्यू कितने हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ देखते हैं। वहाँ पर एक चीज़ ये भी हम देखते हैं कि भाई कंपनी के कर्जे कितने हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। आम तौर पे अगर किसी भी सेक्टर में अगर चला जाए, किसी सेक्टर में आप जाइए और वहाँ पर देखिए कि एसेट से ज़्यादा मैटर क्या करता है, लायबिलिटीज़ करता है। लेकिन सर एक बात आप सोच कर देखिए, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर उसके एसेट और लायबिलिटीज़ दोनों उसके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो उसके एसेट्स होते हैं और जो उसकी लायबिलिटीज़ होती हैं दोनों प्रॉफिटेबल होते हैं। कैसे होते हैं अब समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक बैंक के लिए एसेट क्या होगा और एक बैंक के लिए लायबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, एक बैंक के लिए एसेट क्या हो सकता है, हम एसेट किसे कह सकते हैं, और एक बैंक के लिए हम लायबिलिटीज़ किसे कह सकते हैं। इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, हम और आप जानते हैं कि भाई बैंक के पास जो पैसे आता है वो कैसे आता है, एफडी के ज़रिए आता है, आरडी के ज़रिए आता है, सेविंग्स अकाउंट के ज़रिए आता है। इन चीज़ों के ज़रिए पैसे आता है जो एक डिपॉजिट है। क्या है ये, एक डिपॉजिट है। और ये बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ क्यों है, क्योंकि ये बैंक को एक न एक दिन अपने कस्टमर को वापस करना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, ये लायबिलिटीज़ क्यों है एक बैंक के लिए, ये लायबिलिटीज़, यही लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ क्यों हैं, क्योंकि वो लिया है, किसी कस्टमर का पैसा है, वो उसे एक न एक दिन उस कस्टमर को वापस करना है। इसलिए ये बैंक के ऊपर कर्जे हैं, एक तरह से ये एक तरह से बैंक के ऊपर कर्जे हैं जो उसे वापस करना है। तो ये लायबिलिटीज़ है। और इसका आना, आप देखिए आरबीआई के गवर्नर, अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी ना कि बैंक में पैसे नहीं आ रहे हैं करके चिल्ला रहे थे कि भाई बैंक के अंदर पैसे नहीं आ रहे, डिपॉजिट नहीं हो पा रहे, एफडी के अंदर से पैसे ख़त्म हो रहे हैं, हम लोन कैसे देंगे। तो आरबीआई का जो गवर्नर है वो क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों इन बातों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ये अगरचे लायबिलिटी है लेकिन ये उसके लिए प्रॉफिटेबल है, उसका आना ज़रूरी है। यानी सेविंग्स अकाउंट में पैसे का रखना ज़रूरी है, डिपॉजिट के रूप में, चाहे वो एफडी के ज़रिए हो, आरडी के ज़रिए हो, सेविंग्स के ज़रिए हो, इन चीज़ों के ज़रिए हो, या फिर इंश्योरेंस वगैरह के ज़रिए भी बैंक वाले भी इंश्योरेंस वगैरह करते हैं। तो हम इंश्योरेंस को साइड में करते हैं, हम एफडी, आरडी और उसके बाद हम सेविंग्स को लेकर चलते हैं। यहाँ पर समझ रहे, करेंट अकाउंट के ज़रिए जो डिपॉजिट वगैरह आती हैं उन सारी चीज़ों का आना ज़रूरी है। अगरचे ये लायबिलिटीज़ है और एक बैंक के लिए लायबिलिटीज़ यही है, लेकिन आना ज़रूरी है। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब एसेट क्या होंगे बैंक के लिए, इस बात को आप समझिए। पैसा कहाँ से लिया गया, कस्टमर से लिया गया। डिपॉजिट कहाँ से आया, कस्टमर के ज़रिए आया, चाहे किसी भी तरीके से आया, एफडी के ज़रिए आया, आरडी के ज़रिए आया, या फिर सेविंग्स अकाउंट के ज़रिए आया, कैसे भी आया। अब इन पैसों को बैंक क्या करता है, इन पैसों को वो लोन पर देता है। क्या करता है, लोन पर देता है, हमको ही देता है। बैंक आम पब्लिक को ही लोन देता है ना। बहुत सारे लोन्स है, एजुकेशन लोन है, होम लोन है, फिनेंस लोन है, कार लोन है, फिनेंस लोन मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, उसको क्या कहते हैं, पर्सनल लोन है। इसके अलावा इतने लोन्स हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से वो लोन्स बोलकर हमको देते हैं और वहाँ से वो इंटरेस्ट लेता है, वहाँ से उसकी कमाई होती है। और जहाँ से इंसान की कमाई हो वो उसके एसेट्स कहे जाते हैं। जहाँ से मानकर चलिए मेरे पास एक कार है जो भाड़े पर मैं लगाता हूँ, तो वो मेरे लिए एसेट है, मेरे लिए क्या है, वो एसेट है। इसी तरीके से बैंक का लोन देना ये एसेट है, क्योंकि लोन देकर बैंक वहाँ से कमाई करता है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि एसेट, बैंक के लिए जो एसेट होता है वो भी अच्छा होता है, और लायबिलिटीज़ जो हर कंपनी के लिए, हर सेक्टर के लिए बुरा माना जाता है। पर्सनल ज़िंदगी, एक इंसान की पर्सनल ज़िंदगी के लिए भी बुरा माना जाता है, लेकिन बैंक के लिए बुरा नहीं है। समझ रहे हैं, दोनों बातें आपको समझ में आ गई। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो बैंकिंग सेक्टर को बिल्कुल एक अलग ही सेक्टर बनाता है और बैंकिंग सेक्टर को तमाम तर सेक्टर्स में जुदा करके रखा हुआ है। और इसीलिए बैंकिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है आने वाले 5, 6, 7, 8 या फिर उससे ऊपर के टाइम ड्यूरेशन में आप चले जाएं, एकदम हाई लेवल के ग्रोथ देखने को मिलेंगे। और इसीलिए मैंने शुरू में आपको कहा था, अगर मैं इस सेक्टर को ऐसा कह दूं कि भाई ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो मुझे लगता है कि ये गलत नहीं होगा। या फिर मैं ये कह दूं कि ये इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है, फिर भी गलत नहीं होगा। मैंने इसीलिए कहा था। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको दोनों बातें समझ में आ गई हो। देखिए, पिछले 5 सालों में जो कुछ ग्रोथ हुए हैं, कुछ बैंक, देखिए मेरे पास तो रिकॉर्ड ये पूरा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं
सॉरी, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मुझे लगता है ये लाइटिंग की वजह से। यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है पूरा, शायद आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेपर है, समझ रहे हैं ना, जिसमें मैं लिख कर रखा हूँ। यहाँ पर 2-3 बैंक मैं आपके सामने रखता हूँ जिसके पिछले 5 सालों में जो ग्रोथ हुए, उसके जो नेट प्रॉफिट हुए, वो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके राजस्व के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद उसके नेट प्रॉफिट के बारे में हम जानेंगे। अगर सबसे पहले ICICI बैंक के अगर राजस्व की बात करें तो 1,59,516 करोड़ का राजस्व रहा मार्च 2024 तक के। और इसके जो टोटल नेट प्रॉफिट हुए 46,081 करोड़ के हुए। 46,081 करोड़ मैं बोल रहा हूँ सर, हज़ार की बात नहीं हो रही, लाख की बात नहीं हो रही, करोड़ की बात हो रही। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है SBI, समझ रहे, इसके भी सेम डेटा है, समझ रहे हैं ना। इसके अगर टोटल राजस्व की अगर मैं बात करूँ तो 4,39,189 करोड़ रहा। उसके बाद इसके जो नेट प्रॉफिट रहे 59,548 करोड़ रहे, 59,548 करोड़ के रहे हैं। उसके बाद एक्सिस बैंक की अगर बात की जाए तो मार्च 2024 तक के एक्सिस बैंक का जो राजस्व रहा 1,12,759 करोड़ का रहा, मतलब मार्च तक की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 26,492 करोड़ इसके नेट प्रॉफिट रहे हैं। तो ये सारे देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 बैंक के बताए आपको, बहुत सारे बैंक हैं जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिएगा, और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको सिर्फ 3 बताया है, समझ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे बैंक्स हैं जिसके हम यहाँ पर नाम ले सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अब आपको कैसा लगा। मेन जो 2 फैक्टर जो मैंने आपको लायबिलिटीज़ और एसेट को लेकर बताया, ख़ास तौर से उस फैक्टर पे आप गौर ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए हम दूसरे सेक्टर के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ये कहा है कि भाई उस सेक्टर का जो कनेक्शन है डायरेक्ट इंडियन ग्रोथ से है, डायरेक्ट इंडिया की इकोनॉमी से है। इसको लेकर मैं पहले भी बात कर चुका हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और वो सेक्टर कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। देखिए मैन्युफैक्चरिंग कई तरह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी भी देश में होती है, सबसे पहला फैक्टर, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी देश के अंदर अगर होती है तो वहाँ पर एक तो रोज़गार बढ़ता, सबसे पहली बात तो ये है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होता, लोगों को रोज़ी रोज़गार मिलता, जॉब मिलता, तो ये पहला फैक्टर हो जाता है। प्लस वो देश दूसरे देश के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं रहता, वो देश दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। मान कर चलिए ये पेपर मेरे देश के अंदर खुद ही अगर प्रोडक्शन इसका अगर हो रहा है तो ये मुझे दूसरे देश से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत मात्रा में अगर हमारे देश में क्षमता है कि बहुत मात्रा में अगर पेपर का प्रोडक्शन कर सके तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट करने से फ़ायदा होता है, इंपोर्ट करने से हमारे पैसे वो कमा रहे हैं ना भाई, हमारे पैसे उनके पास जा रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट में क्या होगा? एक्सपोर्ट में ये होगा कि उनका पैसा मेरे पास आएगा, हम उनसे कमाई करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है सर, और बहुत ज़रूरी पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में मिलती है। इसके अलावा अभी देखिए, गवर्नमेंट 2014 के बाद से अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से, 2014 से नहीं, जब से मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से डिजिटल इंडिया और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इस तरह के जो है नारे लगाए जा रहे हैं और इस तरह की जो क्या कहते हैं, इस तरह के कमिटमेंट किए जा रहे हैं कि भाई हम इंडिया को जो है डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया बनाने के लिए सर प्रोडक्शन के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा, कंजप्शन के ऊपर ध्यान, जबकि कंजप्शन एक अलग चीज़ है। लेकिन देखिए, इंसान सामान कंज्यूम करेगा, इंसान जब सामान कंज्यूम करेगा तभी तो प्रोडक्शन होएगा ना। अब देखिए, सामान तो इंसान कंज्यूम कर रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें आज भी है जो हमारे देश में, इंडिया में, मतलब विदेशों से आ रहे हैं। अगर प्रोडक्शन उन चीज़ों के हमारे देश के अंदर होती है तो पहले जो फ़ायदे मैंने आपको बताए वो फ़ायदे तो होंगे ही होंगे, प्लस हम अपने आप पर डिपेंडेंट रहेंगे और बहुत अधिक मात्रा में हुआ। और गवर्नमेंट ने कहा भी है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग को हम इस लेवल तक देखना चाहते हैं कि सिर्फ हमारी क्षमताएं और हमारी ज़रूरतें पूरी न हो, बल्कि हमारे पास इतने प्रोडक्शन होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इतनी होनी चाहिए, इस हिसाब किताब में होनी चाहिए, इतनी मात्रा में होना चाहिए जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकें। क्या कर सके? एक्सपोर्ट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा जो सपना है, मुझे लगता है कि ये डिजिटल इंडिया या फिर मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया का जो सपना है वो मैन्युफैक्चरिंग के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। और यकीनन अगर देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ये पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी के साथ एक जुड़ा हुआ मैटर है। फाइनली सर, अगर आप यहाँ तक के वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप लोग कमेंट में इसको बार बार पूछेंगे
देखिए ऐसा नहीं है कि जिन सेक्टर्स का मैंने नाम नहीं लिया है वो आने वाले 5-7 सालों में 10 सालों में अच्छे नहीं करेंगे या फिर वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के लिए, सबके कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं, सबके कुछ ना कुछ अपने अपने इम्पोर्टेंस है और हर सेक्टर अपनी जगह पे बेस्ट है। समझ रहे हैं? ये अलग बात है, कभी किसी सेक्टर में तेज़ी रहती है तो वही सेक्टर अच्छा लगता है, और कोई सेक्टर अगर डाउन चल रहा होता है तो वो सेक्टर ख़राब लगने लगता है हमें। हमारे साथ अक्सर इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा होता है और कई मरतबा बड़े बड़े लोगों के साथ भी उनको भी ऐसा लगने लगता है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें आपको सोच कर नहीं चलनी है। आप ये सोचिए कि हर सेक्टर के कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है और उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं और अपने अपनी जगह पे सारे सेक्टर्स अच्छे हैं। अब कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनके चलने की उम्मीद होती है, कुछ ज़्यादा ही अच्छे करने की उम्मीद होती है। समझ रहे हैं? तो ये बातें हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि मैंने जिन सेक्टर्स का नाम लिया है नहीं लिया है वो सेक्टर ख़राब है, ऐसा नहीं है सर। इस बात को आप समझिए, आप समझदार हैं, बहुत कुछ आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाकी कुछ भी अगर डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।